आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद के बारे में, ठीक है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में पहले वाली वीडियो में मैंने अनुसूची के बारे में बता दिया है, अनुसूची यानी कि स्केड्यूल्स के बारे में। तो कुल पूरे 12 अनुसूची के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको देखना है तो आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ समझेंगे क्या, अनुच्छेद समझेंगे। अब देखिए, हमारे भारत संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कुल कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद शुरू करता है, संविधान को पढ़ना शुरू करता है, तो वो कहाँ से शुरू करता है? अनुसूचियां पढ़ने से, ठीक है। कहाँ से? अनुसूची पढ़ने से। तो भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर आपको अनुच्छेद के बारे में ढंग से समझना है तो आपको ये अनुसूचियां पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे संविधान में अनुच्छेद जो होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं? हमारे संविधान में कुल मिला जुला के 395 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, यानी कि जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया। अब हमारे संविधान में जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो अलग अलग भाग में बटे हुए हैं। किसमें? अलग अलग भाग में बटे हुए हैं। जैसे कि देखिए, हमारा पूरा शरीर है, हमारा शरीर अलग अलग भाग में बटा हुआ है। आपका घर है, अलग अलग भाग में बटा हुआ है। किचन का अलग, हॉल का अलग, रूम का अलग, है ना, अलग अलग भाग में बटा हुआ है। वो अलग बात है कि रूम होता है, पर गांव वगैरह में आप जाएंगे तो लोग रूम में रहने के बजाय हॉल में ही पूरा खानदान जुटा होता है, ठीक है। तो देखिए, तो वैसे ही हमारे संविधान में अलग अलग भाग होते हैं। तो उसी तरीके से हमारे संविधान में अनुच्छेदों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये जो 395 अनुच्छेद हैं, इनको अलग अलग भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 22 भागों में। कितने भागों में? 22 भागों में, 22 पार्ट्स में इसे बांट दिया गया है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, इन 22 भागों में से हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट भाग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट भाग आज हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। पहले भाग में कितना अनुच्छेद है? पहले भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। पहले भाग में हम लोग फर्स्ट से लेकर 4 आर्टिकल तक पढ़ेंगे। स्टार्टिंग का 4 आर्टिकल है, हम लोग वो पढ़ेंगे। और ये स्टार्टिंग का 4 आर्टिकल कौन से भाग में आता है? पहले भाग में आता है, ठीक है। तो 22 भाग में से आज हम लोग एक भाग खत्म कर देंगे, फिर बचेंगे 21 भाग। धीरे धीरे हम लोग वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना समझ में आ गया। आप देखते हैं हम लोग समझते हैं 4 भाग के बारे में। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत संविधान में कुल कितने भाग है? 22। उसमें से आज हम लोग पहले भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला भाग है जिसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस पहले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उस फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, जो भाग 1 है, यानी कि जो पार्ट 1 है, क्या है? पार्ट 1। भाग 1 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ और उसका क्षेत्र। क्या? संघ और उसका क्षेत्र। अभी आपको इसके बारे में समझाते हैं। संघ और उसका क्षेत्र, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनियन, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या बोलते हैं? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए, आपको बाहर कुछ बच्चों की आवाज आ रही होगी, अब क्या कर सकते, ठीक है। तो पहले भाग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ और उसका क्षेत्र। दूसरे को द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखिए, इसी पहले भाग में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल हैं? कुल कितने आर्टिकल हैं? 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। 1, 2, 3, 4, ये चारों आर्टिकल भाग 1 में है। तो आज हम लोग इन चारों आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल के बारे में किसके बारे में लिखा गया? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। देखिए, आपको इधर हल्का हल्का मार्कर दिख रहा हो, क्योंकि ना कपड़े में पानी लगाया है ना, तो जब पोंछते हैं तो पूरा पानी पानी हो गया, इधर सूखा नहीं है, इसलिए मार्कर आपको दिख नहीं रहा है। तो आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। मैं बोल रही हूँ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। अभी जैसे सूखेगा वैसे कर देंगे। यूनियन ऑफ स्टेट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत संघ। क्या बोलते हैं? भारत संघ। भारत संघ। और राज्य क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या? राज्य क्षेत्र। अगर नॉर्मल लोग बोलते हैं भारत संघ, पर अगर पूरा बोलने तो भारत संघ और राज्य क्षेत्र, ये सबको मिला के बोला जाता है पहला अनुच्छेद, पहला आर्टिकल, ठीक है। तो पहला आर्टिकल किसके बारे में? यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। और भारत संघ और राज्य क्षेत्र, ये ज है, ये ज है, ज से जहाज वाला ज। अब देखिए, इसमें क्या लिखा गया है?
आपको मैंने अनुसूचियाँ पढ़ा दी है, मैंने अनुसूचियों में हर एक चीज़ बताई थी आपको, ठीक है। तो उन्हीं 12 अनुसूचियों में से पहली अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है? राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में। जो भी यूनियन टेरिटरी है, जो भी राज्य है, उसका कितना क्षेत्र है, कितनी सीमा है, कौन कौन से राज्य भारत में है, उन सब के बारे में किसमें बताया गया है? पहली अनुसूची में, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपका मन कर रहा है कि आपको जानना है कि भारत में कितने राज्य हैं, मान लीजिए मोदी जी का जानने का मन कर रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं, भैया सरकारी लेवल पे हैं, अब थोड़ा लोग गूगल मैप खोल के उन्हें दिखाएंगे। तो अगर मान लीजिए वो बोले कि नहीं हमें एकदम अच्छे से जानने कितने राज्य हैं, ऐसा होगा नहीं, पहले नॉर्मल समझने के लिए, तो लोग क्या करेंगे? अनुसूची जो है अनुसूची, उन 12 अनुसूचियों में से अगर उन्हें जानना है कि कितने राज्य हैं, उन राज्यों का नाम उन्हें जानना है, तो अनुसूची का किताब खोलेंगे, उसमें जो पहला अनुसूची है जिसमें राज्य और संघ के बारे में बताया गया है वो उसको पढ़ेंगे। उसी पहले अनुसूची में कितने राज्य हैं, सारे राज्यों के नाम लिखे गए, किसमें? पहले अनुसूची में। तो ये बात ध्यान देना कि अगर आपको नाम जानना है किस राज्य का कितना सीमा क्षेत्र, कौन कौन से राज्य हैं, लाइन टू लाइन आपको देखना है, तो आप सीधे चाह कहाँ पे चल जाएंगे? पहले अनुसूची के पास चले जाएंगे। समझ में आया? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट, उसका मतलब समझिए, यूनियन मतलब आपस में मिल जाना, स्टेट मतलब राज्य, इसका मतलब यूनियन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों का आपस में मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो हमारा भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। अलग अलग राज्यों से मिलकर क्या बना है? भारत बना है। क्या बना है? भारत बना है। जैसे आपका शरीर, आपका गला, हाथ, पैर, मुंह, ठीक है, ये सबसे मिलकर क्या बना है? आपका शरीर बना है। उसी तरीके से अलग अलग राज्यों से मिलकर क्या बना है? भारत बना है। अब देखिए, हमारा भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। क्या है हमारा भारत? यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। अब देखिए, कहीं कहीं पे क्या, अमेरिका को ही ले लीजिए, अमेरिका में क्या है? फेडरल स्टेट है। क्या है? फेडरल स्टेट है, ठीक है। अमेरिका क्या है? फेडरल स्टेट है। अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, पहले लिख ले ढंग से, क्योंकि अगर लिखो बोलो तो लगता है पूरा ध्यान लिखाई पे जाएगा, बोलना होगा तो लिखाइया पे ध्यान नहीं जाता है। तो दो में से एक काम करो, सही है, ठीक है। तब तीसरा हमारा क्या है? कोफेडरल। देखिए, आप इसे ना अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोफेडरल स्टेट को अगर मुझे आपको समझाना होगा तो मैं एक रिश्तेदार एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल ऐसा असली में कुछ है नहीं, रिश्तेदार का उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगी। फेडरल स्टेट मतलब आप समझ सकते हैं देवरानी जेठानी, जैसे भाई बहन ननद, वो सब देवरानी जेठानी। घबराइए मत, मैं बता रही हूँ आपको क्या है इसका मतलब, देवरानी जेठानी। और यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आपको समझना होगा तो आप एक परिवार की तरह से समझ सकते हैं। परिवार मतलब आपका जो परिवार है, जो छोटे बच्चे, उनके माँ बाप, ठीक है, माँ बाप बच्चे, ठीक है। अब देखिए, हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करने में सही नहीं होगा, ठीक है। कोफेडरल स्टेट मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, आपके रिश्तेदार हैं अलग अलग, मान लीजिए जैसे कि आपकी बुआ का घर का रिश्तेदार हुआ, आपकी बड़ी बुआ का घर का रिश्तेदार हुआ, ठीक है, आपकी मौसी का घर हुआ, दादी का कुछ दादी का नहीं होने का रिश्तेदार हो गया आपका। देखिए, आप लोग क्या करते हैं? आपस में मिला जुला के बैठते हैं, है ना। बाहरी इंसान को देख के क्या लग रहा है कि ये लोग की रिश्तेदारी में बहुत अच्छा दोस्ती जम रहा होता है। कभी भी देखिए, आपके रिश्तों में ना, आपके बाहरी रिश्तेदार में मान लीजिए नाना नानी के घर हुआ, बुआ का घर हुआ, आपस में आप लोग की जमती नहीं है, पर बाहर वालों को देख के क्या लगता है कि आपस में इन लोगों की बहुत बन रही है, जम रही है, ठीक है। पर अगर मान लीजिए हल्का सा तू मैं हुआ, वो रिश्ता वहीं पे क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। खास करके कोई दूर का रिश्ता है तो अगर हल्का सा तू मैं होता है तो क्या हो जाता है? वो रिश्ता बिगड़ जाता है, वहीं पे टूट जाता है, ठीक है। फिर उससे कोई में आपस में लेन देन नहीं होती है। सेम चीज कोफेडरल के साथ भी है। कोफेडरल में क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? अलग अलग स्टेट होते हैं, अलग अलग राज्य होते हैं, बस वो आपस में जुड़े होते हैं। विश्व क्या देख रहा है? ये सारे राज्य आपस में साथ में रह रहे हैं। ये देश क्या है? इस देश में सारे राज्य आपस में एक साथ रह रहे हैं। पर अगर मान लीजिए किसी राज्य ने किसी के साथ खटपट किया, थोड़ा सा तू मैं हुआ, तो सारा राज्य क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। बिखर जाएगा मतलब सब लोग अपना अपना काम धंधा देखने लग जाएंगे, फिर एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। ये क्या हो गया? कोफेडरल हो गया। क्या हो गया? कोफेडरल स्टेट। अब दूसरा देखिए, फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट का एग्जांपल आप बोल सकते हैं अमेरिका को। किसको? अमेरिका को। अमेरिका भी को भी मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फेडरल स्टेट या अमेरिका। अब देखिए, आप इसे कैसे समझते हैं? आप इसे देवरानी जेठानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये था रिश्तेदार की बात। अब देखिए, आप गांव का एग्जांपल, आप सिंपल, अगर जो लोग गांव से सीधे गांव को उठा लो, ठीक है। गांव में कोई आसपास आपके घर में आसपास आपके कोई पड़ोसी में होगा ना जिसका अलगोवल मतलब देवरानी जेठानी अलग अलग रहती हैं। अगर आपके घर में खुद हो रहा है तो आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए एक घर है, उसमें देवरानी जेठानी रह रहे हैं, ठीक है, सास ससुर भी रह रहे हैं। देवरानी जेठानी में आपस में मनमुटाव हो गया। खासकर देवरानी जो औरतें होती है वो लोग में ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है घर।
झगड़ा हो जाता है, कोई खाना बना नहीं रहा तो कोई कुछ नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं, उसमें आपस में झगड़ा हो जाता है, वो बैठी हैं, हम कहीं काम करें, अपना अपना अलग अलग तरीके से होता है। तो देवरानी जेठानी में क्या होगा, झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद दोनों क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है, क्या हो जाती है, अलग हो जाती हैं, है ना, अलग हो जाती हैं। उसी घर में वो लोग अपना अलग से खाना खाएंगी, खाना बनाएंगी, अपना अलग से वो लोग रहेंगी, उनके मेहमान अलग से आएंगे उनके घर में, उनके मेहमान अलग से आएंगे घर में, ठीक है, रह रही है एक ही घर में, पर खाना पीना अलग है, मेहमान का आना जाना अलग है। तो देवरानी जेठानी क्या हो गई, अलग हो गई, एक ही घर में रहते रहते दोनों लोग क्या हो गए, अलग हो गए। हालांकि गांव वगैरह में देखेंगे अलग हुए ना अगर, तो अलग होने के 2-3 साल बाद तक या फिर 1-2 साल तक खुद का घर बन जाता है। मान लो देवरानी अलग होगी तो अपना घर खुद का घर बनवा लेगी, जेठानी अलग होगी तो अपना खुद का घर बनवा लेती है, ठीक है। तो वैसे ही अमेरिका के साथ होता है। अमेरिका क्या है, अमेरिका जो है ना वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, पर अमेरिका में हर एक राज्य का अपना अलग से झंडा होता है, अपनी अलग से नागरिकता होती है। अमेरिका भले से पूरा राज्य, पूरा एक देश है, पर उसके अलग अलग राज्यों का उसका अलग अलग अपना अपना झंडा है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है। तो अगर मान लीजिए अमेरिका में कल को कोई भी दुर्व्यवहार हुआ, मान लीजिए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया के साथ अमेरिका ने कुछ अलग व्यवहार किया, तो कैलिफोर्निया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो अपना अलग से अपना सब कुछ देखेगा ताकेगा। भले से लोगों को लगेगा कि भैया ये कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर में आते हैं, पर कैलिफोर्निया पूरे तरीके से अपने पर स्वतंत्र हो जाएगा, अपना देखेगा ताकेगा, इनसे बिल्कुल मतलब नहीं रखेगा। वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल स्टेट। अलग अलग राज्यों से मिलकर कोई एक राज्य बनता है और जब मन चाहे वो अलग हो सकता है, ठीक है। देखिए आप लोग समझते हैं यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए माँ बाप बच्चा, मान लीजिए बच्चा 12 साल का है और माँ बाप में झगड़ा हो गया आपस में, क्या वो बच्चा अपने माँ बाप से दूर जा सकता है? भैया देवरानी जेठानी एक दूसरे में आपस में दूर जा सकते हैं, पर क्या माँ बाप और बच्चे आपस में दूर दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। भले से आप घोड़े इतने हो गए हैं 30-32 साल के, भले से पत्नी आ गई तो आप अलग रह रहे हैं माँ बाप से, पर 12 साल की उम्र में क्या अपने माँ बाप के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। भले से आप बड़े होकर उन्हें भूल जाएं, छोड़ दें, चले जाएं अपने वाइफ के साथ, पत्नी के साथ, कहीं पे भी माँ बाप से मतलब नहीं रखते हो, वो आप कर लेंगे बाद में, पर माँ बाप आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जब आप 12 साल के होते हैं माँ बाप हमेशा आपको अपने साथ लेकर रखते हैं, वो शायद आपको जीवन भर अपने साथ रखें, आपको ही अलग होना पड़ता। हाँ, बच्चे लोग को ही अलग होने का मन करते तो अलग हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप 12 साल के हैं, 12 साल के बच्चा क्या माँ बाप से अलग हो सकता है? चाह के भी अलग नहीं हो सकता है। रात में अगर कहेगा अभी ना हम सोने जा रहे हैं अलग खटिया पे, तो अलग खाट पे वो सो नहीं सकते, इतना डर लगेगा उसे, समझ में। बहुत से बच्चे भैया बहादुर होते सो जाते हैं अकेले, पर कुछ नहीं सो पाते हैं, माँ बाप के पास आखिरकार वो आता ही आता है। पर तो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, माँ बाप क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। बिना माँ बाप के आप नहीं रह सकते हो, आप चाह के भी अलग नहीं रह सकते हो। 12 साल का बच्चा बोले कि मैं बिना पापा के पैसे का पढ़ लूंगा, बिना माँ के पैसे का पढ़ लूंगा, मैं नहीं पढ़ सकता है। वो उनकी हिम्मत है बिना पापा मम्मी के पैसे गुजार कर ले, वो एक दिन नहीं कर सकते हैं, चाह के भी वो लोग नहीं हो सकते। सेम चीज भारत में है, यूनियन ऑफ स्टेट भारत है, ठीक है। भारत का राज्य चाह के भी अलग नहीं हो सकता। कल को यूपी बोले कि मुझे अलग होना है, तो भारत सरकार की हट चुप, हमारे बिना तो एक पल रह नहीं पाएंगे, चलें अलग होने। तो कभी भी भारत में कोई भी राज्य चाह के भी अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका में जितने भी राज्य अलग हो सकते हैं। ये जो फेडरल का तो पूछ में इतना झंड होता है, लोग का आपस में दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं होता है, ठीक है। तो सबका अलग अलग मतलब होता है। यूनियन का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत, हल्का मजबूत, एकदम कमजोर, ठीक है। तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत फेडरल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो कल को मन किया यूपी अलग है, हो गया एकदम से, चला गया नेपाल के पास, नेपाल से दोस्ती कर, भारत से मतलब नहीं। तो ये भारत में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है आपके पास, ठीक है। समझ में आया? अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। हमारा जो भारत है वो 2 चीज़ों से, अभी तक तो 2 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जैसे कि देखिए अब चल रही है, अब चल रहा है, खराब हो गया। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया, पहले तो ये किससे मिलके बना है हमारा भारत? टेरिटरी ऑफ स्टेट से। किससे? टेरिटरीज ऑफ स्टेट से। जैसे कि देखिए टेरिटरी ऑफ स्टेट से बनने का मतलब क्या है, हमारा जो भारत है वो अलग अलग राज्यों से मिलके बना है ना। भारत किससे बना है? अलग अलग राज्यों से मिलके बना है। जैसे कि तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, तेलंगाना हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, बिहार हुआ, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब से मिलके क्या बना? हमारा भारत बना है। क्या भारत अकेले एक राज्य खड़ा होकर भारत बन सकता है कि भैया राजस्थान बोलते हम भारत हैं, हम अकेले भारत, हमारा नाम राजस्थान है, हमारा नाम भारत है? नहीं, भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर क्या बना है? भारत बना। ये जो पूरा भारत है आपका, ये अलग अलग राज्यों से, इधर पूरा राज्य है ना, इधर राज्य, हर जगह पे राज्य है, तो इन सभी राज्यों को जोड़ के क्या बना है? हमारा भारत बना है। तो इसमें लिखा गया है कि भारत किस तरह से बना है? भारत टेरिटरीज ऑफ स्टेट, सारे राज्यों को मिला के क्या बना है? भारत बना है। दूसरा यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए जब भी हम लोग भारत की बात करते हैं तो हम लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भूल जाते हैं, पर याद रखना अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को आपको याद ही रखना है, ठीक है।
अंडमान निकोबार लक्षद्वीप क्या है, हमारे भारत देश का हिस्सा है। तो जब भी हम लोग नॉर्मली अक्सर बात करेंगे ना भारत के बारे में, तो हम लोग सिर्फ भारत का ये वाला नक्शा याद करते हैं। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हम लोग भूल ही जाते हैं, तो हमें याद करके चलना कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये सब क्या है, ये दोनों क्या है, जो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो भारत के अंदर ये सब क्या है, राज्य है। दिल्ली राज्य नहीं याद रखना, दिल्ली भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा भारत के अंदर जो कुछ राज्य हैं वो लोग किसके अंदर में आते हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट में। पर जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, और ये हमारा दिल्ली हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा भारत किससे मिलकर बना है, राज्यों से मिलकर भी बना है और केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलकर बना है। तीसरा किससे बनेगा, एक्वायर्ड स्टेट्स। अब एक्वायर्ड स्टेट मतलब देखिए, एक्वायर्ड स्टेट मतलब क्या होता है, मान लीजिए भारत तो राज्यों से मिलकर बना हुआ है, वो तो बना ही है, केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है, वो तो बना है, आपको सभी को पता है। अब एक्वायर्ड स्टेट मतलब क्या, मान लीजिए कल को पाकिस्तान ने बोला, बोलेगा तो खुद नहीं, वो इंडिया ने कल को क्या किया, पाकिस्तान के कराची वाले हिस्से को भारत के अंदर ले लिया ना। अब बताइए, अभी जो आप भारत देख रहे हैं, क्या उसमें पाकिस्तान का कराची है, लाहौर है उधर का अपने देश के अंदर? नहीं, भारत के अंदर लाहौर कराची नहीं है। पर मान लीजिए कल को भारत ने कराची लाहौर भारत के अंडर में आ गया, अब कहीं ना कहीं तो खाली जगह छूटी होनी चाहिए संविधान में ना, कि जहाँ पे हम लिख सकी कि कराची को हमने अपने अंडर में ले लिया है, कराची को हमने अपने एक्वायर कर लिया है। क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया है। तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए यूनियन ऑफ इंडिया में आप आ जाएंगे तीसरी सीढ़ी पे, तीसरी पॉइंट पे आ जाएंगे, तीसरी सीढ़ी पे, तीसरे मंजिले पे आप आते ही क्या बोलेंगे, आ गया इधर कराची, क्या आ गया, कराची आ गया। समझ, मतलब है नहीं ऐसा, पर ऐसा होगा, ठीक है। अगर कल को भारत ने किसी नए देश के किसी भी शहर को या फिर किसी देश को अपने अंडर ले लिया, तो वो सीधे इसमें लिखेगा। मान लो कल को पाकिस्तान हमारे अंडर में आ गया, पीओके हमारे पूरा अंडर में आ गया, तो प्रॉपर इसमें लिखा जाएगा एक्वायर्ड स्टेट में कराची पाकिस्तान, इधर लिख देंगे पाकिस्तान, एक्वायर्ड स्टेट पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी तक हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। कुल कितनी यूनियन ऑफ टेरिटरी हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने, 8 हैं। कुल कितने एक्वायर्ड स्टेट है, एक्वायर्ड स्टेट अभी तक भारत ने एक भी कब्जा किया है नहीं ना, किया ना, अभी तो कुल कितने यहाँ पे 0 है, एक भी नहीं है, ठीक है। इसलिए टेरिटरी ऑफ स्टेट को हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पूर्ण राज्य। इस हिंदी में क्या लिखेंगे, पूर्ण राज्य। दूसरा इसे क्या लिखेंगे हिंदी में, यहाँ भीड़ हो गया ना पूरा, अच्छे से मिटा दीजिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसे यूनियन टेरिटरी को हिंदी में क्या लिखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। इसे अधिग्रहित क्या बोलते हैं, अधिग्रहित क्षेत्र। आप सभी को लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए, वीडियो रोकिए, लिखो फटाफट, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनियन ऑफ स्टेट। अब आगे देखिए, अब देखिए दूसरे अनुसूची को अनुसूची बार मुंह से निकल रहा है, अनुच्छेद, दोनों का अनु साथ में सेम में आता है ना। देखिए दूसरे अनुच्छेद को समझेंगे। पहला अनुच्छेद क्या था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। देखिए दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन, इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। बेलर लाइन का जो कॉपी किताब होता है उसमें ऐसे ही होता है, खाली रहेगा, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ज़्यादा ऊपर पहुँच जाएगा, पता भी नहीं चलता है, लाइन वाले में रहेगा पता चलता है, अच्छा इसी लाइन में लिखना है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, नए राज्य का प्रवेश और नए राज्य की स्थापना। नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना, ठीक है। अब देखिए नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना। देखिए जो दूसरा अनुच्छेद है जिसमें कि हम लोग नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना, देखिए एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट मतलब सेम ही होता है। स्लैश मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे भी ऐसा कभी स्लैश लगता है, इसका मतलब ये दोनों का मतलब कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद किसके बारे में है, भारत के बाहर, जो भी राज्य आएंगे वो भारत के बाहर से आएंगे, भारत के अंदर वाला कुछ नहीं होगा, बस चुपचाप बैठा रहेगा अपना, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कल को किसी राज्य को, मान लीजिए कल को पाकिस्तान का कराची, उन्होंने देखा पाकिस्तान के कराची को भारत अपने अंडर में ले लेगा,
तो भारत उसे क्या बोलेगा, कराची वाला बोलेगा हमको अलग से देश बनाओ, तो भारत क्या उसको अलग से देश बनाएगा? नहीं, भारत के अंदर वो कैसे रहेगा, एक राज्य के तौर पे रहेगा। जमेगा तो राज्य बनाएगा, नहीं जमेगा तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन एंड टेरिटरीज बना देगा। ठीक है, तो हम लोग लेकर चलते हैं राज्य के तौर। अब मान लीजिए भारत सरकार का मन कर रहा है कि कराची को भारत में जोड़ दे। अब उसके बारे में हमारे संविधान में भी तो लिखा होना चाहिए ना, संविधान वाला बोलेगा तब ना जाके भारत सरकार कराची को अपने देश के अंदर ले सकती है। अब मान लीजिए संविधान में लिखा ही नहीं है कि आप किसी भी राज्य को देश के अंदर नहीं ले सकते, क्या भारत सरकार अकेले किसी भी राज्य को भारत के अंदर ले लेगी? नहीं ले सकती है। तो उसके लिए अगर हमें किसी नए राज्य को अपने देश के अंदर डालना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं संविधान में लिखा होना चाहिए। तो भारत के दूसरे अनुच्छेद में ये लिखा गया है कि नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य की स्थापना आप कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी नए राज्य की स्थापना करवानी है तो हम लोग भारत के अंदर उसे करवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। जैसे कि देखिए 16 मई, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा मिल गया था। किसमें? 16 मई 1975 को सिक्किम का भारत का राज्य बना दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 36वां संविधान जब संशोधन हुआ तो उसके तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया था। ठीक है, क्या सिक्किम भारत का राज्य बन पाता अगर आर्टिकल 2 में ये नहीं लिखा होता? नहीं बन पाता। तो आर्टिकल 2 में ये लिखा है, ये बहुत बड़ी देन है ये हमारे संविधान दाताओं की। ठीक है, पहले सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था, समझ में आया? वो तो सिक्किम के ऊपर चाइना बहुत रौब जमा रहा था, तो सिक्किम भारत के अंदर में आ गया। सिक्किम ने भारत से बोला कि हमें भैया, तो भारत ने बोला आप एक काम करिए, आप हमारे अंदर, आप हमारे यहाँ पे आ जाइए। सिक्किम ने बोला ना भैया ना, ऐसे कैसे आ जाए, हमको क्या पता कि आपके भारत के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे। तो सिक्किम ने, भारत ने बोला एक काम करिए, आप हमारे देश का सह राज्य बन के, सह राज्य मतलब अभी राज्य का दर्जा नहीं मिला है, आप हमारे देश का सह राज्य बन के भारत में भ्रमण कर लीजिए, देखिए भारत के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो आप भारत का राज्य बन जाइएगा। तो सिक्किम के लोगों ने पूरा भारत को घूमा, देखा भैया कहीं तो भेदभाव नहीं हो रहा है, अच्छे से इज्जत भी तो कर रहे हैं लोग, एक काम करते हैं राज्य बन जाते हैं। तो 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम क्या बन गया? भारत का राज्य बन गया। ठीक है, अब इससे पहले वाले आर्टिकल में जो मैंने दूसरा अनुच्छेद आपको पढ़ाया उसमें मैंने क्या बोला? सिक्किम भारत का राज्य बन गया था। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको भारत के राज्यों के बारे में जानना है, डिटेल में नाम जानना है भारत के राज्यों का, तो आप कौन सी अनुसूची खोलेंगे? आप पहले अनुसूची खोलेंगे। अब मान लीजिए जैसे ही 16 मई को सिक्किम भारत का राज्य बना, 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का राज्य बना, पहले कुछ करे ना करे भारत सरकार पहले दौड़ के जाएगा किसके पास? पहली अनुसूची में जाएगा। पहली अनुसूची में फटाक से जाके किसको जोड़ देगा? सिक्किम को जोड़ देगा। तो याद रखना सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य सिक्किम बना था हमारा। ठीक है, तो जैसे ही संविधान संशोधन हुआ, सिक्किम भारत का राज्य बना, वैसे ही भारत सरकार दौड़ के जाएगी किसके पास? अनुसूची के पास। पहले अनुसूची के पास जाएगी, पहले अनुसूची को खोलेगी, उसमें सिक्किम को जोड़ देगी, फिर शांति मिल गया, चलो हो गया काम। समझ में? फटाक से अनुसूची चेंज होता है, फटाक से कुछ ही बदलाव हुआ, फटाक से जाके उधर बदलाव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा आर्टिकल, नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इंग्लिश में देखो फॉर्मेशन, क्योंकि देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लोग देखते हैं तो दोनों को कंफर्टेबल हो। कभी कभी आपको भले से हिंदी बोलने आती होगी, कभी कभी ऐसा कुछ वर्ड शब्द आ जाता है हिंदी का जहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि क्या है इसका। पूर्वानुमान समझ गए? नहीं ना, कभी होता है कि नहीं समझ में आता है, बहुत लोग समझ गए। एंड अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब बदलना, बदलना क्या होता है? अल्टरेशन मतलब बदलना। अल्टरेशन ऑफ स्टेट। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सीमा, सीमाएं, बाउंड्रीज, जैसे कि हम लोग बोलते हैं नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग मतलब जो अभी है, जो अभी इस वक्त मौजूद है। आप लोग क्या इस वक्त मौजूद है कहाँ पे? धरती पे। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, अब देखिए तो अब इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले ली जाती है, मतलब राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है?
तीसरे अनुच्छेद में क्या लिखा है, नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप ये देखिए, ये भारत के अंदर होता है। कहाँ होता है, भारत के अंदर। हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता था जब हम लोग आर्टिकल पढ़ते थे, बहुत कंफ्यूजन होता था कि दूसरे आर्टिकल में क्या बताया गया है, दूसरे आर्टिकल में बाहरी देश के बारे में बताया गया है कि अंदर, भारत के अंदर का बताया गया है। क्योंकि देखिए दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने को बोला है, ठीक है। तो जो दूसरा आर्टिकल है वो भारत के बाहर, ठीक है, दूसरा मतलब भारत के बाहर, तीसरा मतलब भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर। तो ये तीसरा आर्टिकल किस के बारे में, भारत के अंदर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कल को हमें मन कर रहा है कि हम यूपी को 2 राज्यों में बंटवारा कर दें। वैसे तो आज बात भी चल रही है ना, यूपी को अलग अलग राज्यों में बांटो, अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। खासकर अगर आप पूर्वांचल साइड को देखेंगे, जो कि ये जहाँ पे ये मऊ, गोरखपुर, आजमगढ़ और ये देवरिया वाला एरिया है, और जो ये प्रयागराज, जौनपुर, ये सब थोड़ा एरिया है ना, बनारस वगैरह, ये सब उतना डेवलप एरिया नहीं है। डेवलप एरिया वाला इंडस्ट्री है ही नहीं, देखिए, क्योंकि मैं वहाँ से हूँ तो मैं उधर की स्थिति को अच्छे से जानती हूँ कि क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। तो मैंने उस एरिया को मेरे थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, तो इसके लिए अलग राज्य हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। खासकर उधर प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अलग नहीं हो रहा है तो उधर एक प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उधर अलग से विकास की जरूरत है उस एरिया को, ठीक। अब मान लीजिए कल को किसी नए राज्य को अलग अलग 2 हिस्से में बंटना है, ठीक है। मान लीजिए यूपी को 2 हिस्से में बंटना है, या फिर यूपी का थोड़ा सा हमें क्षेत्रफल बढ़ा देना है। हमारा मन कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट है वो किसके अंदर आ जाए, यूपी के अंदर आ जाए। नैनी, सतना किसके अंदर में आ जाए, यूपी के अंदर में आ जाए, ठीक है। तो यूपी का क्षेत्रफल बड़ा हो, किसी भी एक राज्य को तोड़ के आपके 2 राज्यों में विभाजन करना हो, उसका किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को आपको बढ़ाना हो, ठीक है। किसी भी राज्य का नाम आपको बदलना हो, कल को मान लीजिए यूपी का नाम बदल के भारती रख दिया जाए। अगर आपको नाम भी बदलना है तो आपको पहले राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। हालांकि राष्ट्रपति, बस प्रधानमंत्री एक बार बोल देंगे ना कि आप साइन करिए, राष्ट्रपति जी साइन करिए, राष्ट्रपति सोचेंगे भी ना, आंख बंद करके साइन कर देंगे। राष्ट्रपति को बिल्कुल मतलब नहीं है जब तक कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते साइन करने को। तो प्रधानमंत्री को भले से नाम है कि राष्ट्रपति, बहुत बड़ी पदवी है, पर साइन तभी होगा जब प्रधानमंत्री उधर से आदेश देते हैं, ठीक है। हालांकि दादाजी भले से, जैसे आपके घर में देख लीजिए, दादाजी भले से बहुत बड़े होते हैं, घर के मुखिया हैं, भले से दादाजी को आप घर के मुखिया मानते हैं, पर आपको सच में लगता है कि मेन घर का जो मुद्दा है वो दादाजी अकेले फैसला देते हैं ना? बिना दादी के थोड़ा फैसला लेकर दिखाएं, बिना दादी का थोड़ा फैसला लेकर दिखाएं, खाना पीना बंद हो जाएगा पूछना। देखिए मान लीजिए अगर आपके घर में आप लोग नहीं होते, छोटे बच्चे नहीं होते, खासकर यूपी साइड में ज़्यादा देखते हैं, छोटे बच्चे अगर घर में नहीं, मान लीजिए जो उधर घर की बहू है वो चाहती हैं कि अपने ससुर को खाना दे दें, तो देखिए यूपी साइड में ज़्यादातर देखते हैं कि वो पहले खुद से नहीं पूछती हैं। अगर उनको कोई छोटा मोटा बच्चा है उसको बोलेंगी, जा पूछ के आओ बाबू, देखा दादा खाना खाएंगे, तो बच्चा जाके पूछ के आएगा, दादाजी खाना लाए, खाना लाई। मम्मी पूछती तो खाना खावा बाबा, बाबा फिर दादा, तो दादाजी बोलेंगे हाँ बेटा लेकर आवा, होता है ना। तो जाएगा वो बच्चा, मम्मी को बताएगा हाँ मम्मी खाना खाएंगे। पर अगर बच्चा नहीं होता है, सास है, तो माँ, वो जो बहू है सास से बोलती है, पूछा कावन खाना खाइए, खाना निकाली, होता है। अब मान लीजिए सास अगर ससुर से गुस्सा है तो क्या ये भले से इधर से बोलेगी, पर ये क्या दादी इधर ट्रांसफर करेगी ज्ञान अपना कि खाना खाएंगे, पूछवे नहीं करेगी खनवे, ठीक है। तो बूढ़ो कुछ भी अपने मन से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते। हालांकि बहुत से घर में ऐसा होता है कि बूढ़े लोग एकदम सुप्रीम होते, भाड़ में जाए किसी से मतलब नहीं होता है, अपना जो लोग बोल दिए वो फिक्स है। पर किसी किसी घर में होता है बिना बूढ़ा की इजाज़त के बूढ़ो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो उसी तरीके से भले से राष्ट्रपति बहुत ऊंचे पदवी पे हैं, तब जब तक प्रधानमंत्री साइन बोलेगा नहीं तब तक वो साइन नहीं करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सार्वे चलता है आखिरकार? प्रधानमंत्री की सार्वे। आप चाहे माने चाहे ना माने, आप इमरजेंसी का भी घटना देख लीजिए, चाहे अब कभी भी राष्ट्रपति देखिए, कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री के थोड़ा सा प्यारा ही होता है राष्ट्रपति उनका, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हमें किसी भी राज्य का थोड़ा सा नाम में परिवर्तन या फिर जगह में परिवर्तन करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ले लेंगे। बिना राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिए, देखिए इधर मैं लिख रही हूँ, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लिए आप संसद में नहीं जा सकते प्रस्ताव लेके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे यूपी का नाम चेंज करना है, मुझे भारतीय रखना है, तो पहले मैं राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे। अब प्रस्ताव कहाँ पे जाएगा, जब राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को हाँ कर देंगे। अमूमन क्या होता है, पहले लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है, पर जो ये सब का मामला होता है पहले राष्ट्रपति के पास जाएगा। कोई इमरजेंसी वाली चीज़ है तो पहले राष्ट्रपति के पास जाएगी, फिर जाके वो प्रस्ताव कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा यानी कि जो संसद है फिर उधर जाएगा, कहाँ पे जाएगा, संसद में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, संसद में जाएगा, ठीक है। तो पहले अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद कहाँ पे जाएगा, संसद में जाएगा, ठीक है।
ठीक है, फिर जाके वो प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे संसद में क्यों जाएगा, राज्य के विधान परिषद में क्यों नहीं जाएगा। देखिए जब सरकार ना संसद में प्रस्ताव पारित करती है ना, तो वही प्रस्ताव एक बार राज्य के पास भी भेज देती है, राज्य को बोलती है कि तुम लोग पढ़ लो, ठीक है। अब राज्य कुछ बोल रहा है कि नहीं भैया भारतीय नाम ना रख के ये नाम रखो, भारतीय नाम हटा के कुछ और नाम रखो, तो उनका बात मानने के लिए संसद में बैठे लोग बाध्य नहीं हैं। तो संसद के लोग जो चाहेंगे वही बदलाव होगा। राज्य वाले चाहे चीखते रह जाएं, उनसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। जब तक ये लोग नहीं चाहेंगे तब तक आप कुछ ही बदलाव नहीं करवा सकते। भले से देख ले, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं लोग, क्या करते हैं फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। राज्य मतलब जिस राज्य में बदलाव किया जा रहा है उसी राज्य के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। अब वो राज्य कुछ माने चाहे ना माने, उसकी बात नहीं मानी जाती है तो संसद में बात मानी जाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं तो देखिए, जो यूपी था, यूपी के उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था ना। पहले यूपी उत्तराखंड एक साथ में था, बाद में अलग कर दिया गया। पहले बिहार झारखंड एक साथ था, बाद में अलग कर दिया गया। वैसे अभी भी यूपी को और अलग कर सकते, इसमें कोई बतिया नहीं है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चौथा अनुच्छेद, कहाँ पे चौथा अनुच्छेद, मान लीजिए चौथे, मान लीजिए मत कुछ, अभी सुनिए चौथे आर्टिकल में क्या लिखा है, अनुच्छेद 2 और 3 प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3, 2 मतलब भारत के बाहरी, 3 मतलब भारत के अंदर, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 और 3 में अगर हमें कुछ भी बदलाव करना है, उसके लिए हम संसद में साधारण बहुमत से बदलाव कर सकते हैं। कोनो बड़का ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ढोल नगाड़ा बजवाएं तब जाके चेंजेस करें, संविधान में फलान ढिमकाना करवाएं, उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप संसद में जाइए, आपको दूसरे और तीसरे में कुछ ही बदलाव कराना है, आप साधारण बहुमत से बदलाव करवा सकते हैं। तो चौथे का क्या खुद का अस्तित्व है, कुछ नहीं, वो किसके बारे में बता रहा है, सिर्फ दूसरे और तीसरे के बारे में सफाई दे रहा है, ठीक है, सफाई दे रहा है। अगर हम लोग दूसरे तीसरे आर्टिकल में, दूसरे या तीसरे आर्टिकल में हम लोग कुछ भी बदलाव कर रहे हैं, तो उसका सीधा असर किस के ऊपर पड़ेगा, कौन से अनुसूची के ऊपर पड़ेगा, दूसरे और तीसरे अनुच्छेद का सीधा असर कौन से अनुसूची में पड़ेगा। अगर आपने अनुसूची वाली वीडियो देखी तो आपको समझ में आएगा। कौन सी अनुसूची, पहले और चौथे अनुसूची पे आपको फर्क पड़ेगा। किसमें, पहले और चौथे अनुसूची पे फर्क पड़ेगा अगर आपने दूसरा या तीसरा अनुच्छेद में बदलाव किया। तो देखिए दूसरा क्या था, किसका, बाहरी के बारे में। मान लीजिए कल को चाइना का कोई हिस्सा हमारे भारत के अंदर में आ गया, तो चाइना का कोई हिस्सा भारत के अंदर आएगा तो हम लोग उसे क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। और राज्य, अगर कोई भी नया राज्य भारत में जुड़ता है या फिर कम होता है, वो सब किसमें लिखा जाता है, पहले अनुसूची में लिखा जाता है ना। तो अगर हम लोग ने कल को चाइना के किसी छोटे से हिस्से को अपना राज्य बना लिया, तो उस राज्य का नाम मान लो हम लोग ने रख दिया कैलाश। क्या रख दिया, कैलाश। तो कैलाश नाम का राज्य भारत में जुड़ चुका है। अब सीधे सरकार कहाँ पे बदलाव करेगी, भागते भागते कहाँ जाएगी, पहले अनुसूची के पास, और पहले अनुसूची में लिख देगी कैलाश, ठीक है। अब मान लीजिए ये हो गया पहले अनुसूची के बारे में। अब चौथा अनुसूची किसके बारे में था, राज्यसभा के सीटों के आवंटन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नया राज्य आ गया, तो उसके हिसाब से राज्यसभा की सीटों में भी बदलाव होगा कि नहीं होगा, होगा। समझ में आया, तो ये दोनों का आपको समझ में आ गया। तो दूसरी और तीसरी में अगर कुछ ही बदलाव होगा तो अनुसूची पहले और चौथी में पक्का बदलाव होगा ही होगा। अगर घर में मम्मी का दिमाग खराब है तो पक्का पापा और बच्चे पिसाएंगे ही पिसाएंगे, है ना। उसी तरीके से इसका भी हालत है। लो अब अगर आपको लिखना है तो पहले आप लिख लीजिए। तो देखिए लिख लिया। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे पार्ट में, हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।